नमस्कार। नर्मदा साहित्य मंथन के पंचम सोपान भारत उदय में आप सभी का एक बार और बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि इस सत्र का विषय है युवा भारत के सपने, तो एक बार हम अपने मंच पे श्री अनुराग जी का करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं और हमारी युवा ऊर्जा का छोटा सा एक प्रदर्शन जरूर करें। अनुराग जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग जी, जैसा अभी हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा कि इन्फिनिटी फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं। आईआईटी से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद इन्होंने भारतीय संस्कृति इतिहास पे काम करना शुरू किया और अभी भी लगातार इस पे लगातार काम करते जा रहे हैं। तो जैसा कि विषय है कि युवा भारत के सपने, तो समझ में आता है कि वर्तमान युग में भारत विश्व का सबसे युवा देश हम लोग जानते हैं। अन्य देश भी हैं बट वो पीछे होते जा रहे हैं, जैसे चाइना है, जापान है, इनकी एक एजिंग पॉपुलेशन है। तो भारत को एक यूनिक डेमोग्राफिक डिविडेंड मिला हुआ है, भगवान की तरफ से समझ लीजिए या काल की तरफ से समझ लीजिए। तो भारत युवा कैसा है? भारत आयु से भी युवा है, न केवल अवस्था से भी युवा है, और न ही ये समझ लीजिए कि एक ऊर्जा से भी युवा है। बल्कि हम अभी इतने सत्र हमने देखे और हमको समझ में आ रहा होगा कि भारत विचारों से, भावों से और सबसे बढ़कर संस्कारों से युवा है। इसी युवा शक्ति को हम प्रणाम करते हैं और आप सब में बैठे हुए उस युवा को हम नमन करते हैं। और करतल ध्वनि से एक बार फिर मैं इस सत्र की तो अनुराग जी, हम जब इस विषय पे आते हैं तो सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि युवा, जैसे हमारा विषय है युवा भारत के सपने, तो इन सपनों का आधार क्या है? ये सपने, इनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है भारत के युवाओं का? क्योंकि हम अन्य जगह विश्व में भी देख रहे हैं अभी कि कई गतिविधियां हो रही है, कई क्रांतियां हो रही है, मगर उन क्रांतियों का जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ये प्रेरणा है, वह भारत के युवाओं से थोड़ा शायद मेल नहीं खाती है, ऐसा मेरी समझ में आता है। हम सब आपके इस पे विचार जानना चाहेंगे। देखिए, पहले तो बहुत बहुत आभार यहाँ पर जो आयोजक हैं उनके लिए, उन्होंने इतना भव्य जो आयोजन किया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जो श्रोतागण बैठे हैं उनको भी नमन। जय श्री कृष्ण। तो आपने जो प्रश्न करा कि जो भारत के युवा हैं, देखिए कोई भी सभ्यता और संस्कृति होती है उसके पीछे कोई दर्शन होता है, कोई फिलॉसफी होती है। तो हमारा जो युवा हैं उनका जो आधार है, उनके जो हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं आइडियल्स, वो हमारी सभ्यता संस्कृति से जुड़े होने चाहिए। जैसे देखिए, हर व्यक्ति का अलग अलग आधार हो सकते हैं, मैं अपनी चर्चा करूंगा, और हर व्यक्ति को अपना आधार और अपना आइडियल जो है, आदर्श जो है, वो खुद उसको चयन करना चाहिए। मैं केवल इतना कहूँगा कि वो जो आदर्श हो वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ ही कोई महापुरुष हो। पहली बात तो ये, क्योंकि वो हमारे दर्शन जो है, हमारे दर्शन से जुड़ा हुआ हमारा आधार होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा अगर हम किसी विदेशी आधार को अगर करेंगे, तो वो विदेशी जो सभ्यता और संस्कृति है, हम ना चाहते हुए भी, अनइंटेंशनली ना चाहते हुए भी हम उस आधार की तरफ बढ़ जाएंगे। या युवाओं में होता है, मैं इस पर चर्चा करूंगा आगे। तो जैसे मेरे आदर्श होंगे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, जो उन्होंने अपने जीवन काल में जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कहा जाता था, तो इसलिए वो मेरे आदर्श हैं। अगर आप अपना आदर्श मान लेंगे कार्ल मार्क्स को, तो आप मार्क्सवादी बन जाएंगे, वो आपके आदर्श हैं, तो आपकी जो विचारधारा होगी वो भी वही होगी। तो मेरा तो केवल युवाओं को यही सुझाव है, क्योंकि मैंने जैसा कहा, हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने आदर्श का चयन करने के लिए। तो अपना आदर्श आप जो भी चुने वो भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़ा हो, तभी ये संस्कृति आगे बढ़ेगी। अन्यथा अगर आपने कार्ल मार्क्स या प्लेटो या जो भी बहुत सारे, या कोई हमारे जो ये आजकल एक्टर्स होते हैं हॉलीवुड के, या आपने उनको अपना आदर्श बना लिया,
तो हमारी जो सभ्यता संस्कृति है उसका नष्ट हो जाएगा। तो ये मेरा संक्षेप में उत्तर है आपके प्रश्न का। बिल्कुल। तो आपने आधार को थोड़ा सा रेखांकित करने का प्रयास किया। तो हम अगर दोनों कटआउट को यहाँ पर देखते हैं तो दोनों में दो तरह के युवाओं की शक्ति का संकल्प साकार होते हमने देखा। इसमें जोश भी था और होश भी था। हमने देखा राम जन्मभूमि आंदोलन और फिर उसके बाद 500 वर्षों के बाद रामलला की स्थापना अयोध्या जी में, ये हमारे कई युवाओं के बलिदानों का परिणाम है। तो इसमें जोश भी रहा और हमारे जो वरिष्ठ युवा हैं जिनका मार्गदर्शन लगातार मिला है उनके मार्गदर्शन से भी यह सपना साकार हो पाया है। तो ये हमारी सभ्यता का पुनरुत्थान का एक प्रतीक है कि हम सपने देखे, कई वर्षों ने, कई पीढ़ियों ने सपने देखे और वो साकार हुआ, देर से हुआ मगर अवश्य हुआ। तो ये हमें प्रेरणा देता है कि सपने देखना जरूरी है, दिन में सपने देखना जरूरी है और संकल्पों से उसकी सिद्धि संभव है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जैसे कि आपकी पुस्तक आप आगे बढ़े उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। जैसे आपने भगवान श्री राम के मंदिर की चर्चा करी, देखिए अब भारत में भी इस प्रकार के बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने अपना आधार जो है वो कार्ल मार्क्स को बना रखा है। तो जो भगवान श्री राम के मंदिर में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वो कहाँ से हो रही थी? वो हमारे ही लोग थे। समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि उन्होंने मार्क्सवाद को अपना दर्शन बना लिया, मार्क्स को अपना आधार बना लिया। तो देखिए वो उस संस्कृति की तरफ बढ़ने लग गए। तो मैं कहना ये चाहूँगा, हम बाधा भी अपना दर्शन और अपनी संस्कृति से जब हम कट जाते हैं तो हम अपना ही नाश स्वयं करने लग जाते हैं। हमारा दर्शन अगर कुछ और हो जाए, आधार कुछ और हो जाए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जी, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि उसी कड़ी में अगर हम आगे बढ़ें तो जो आपने एक पुस्तक का ट्रांसलेशन किया है, हु इज़ रेजिंग योर चिल्ड्रन, जिसका हिंदी में बच्चे आपके संस्कार किसके, यह बेसिकली किन बातों की तरह इंगित करता है या किन समस्याओं को रेखांकित करता है? देखिए ये जो पुस्तक मैं अपने साथ भी लाया हूँ और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर उपस्थित सभी लोग उसको अवश्य पढ़ें। अंग्रेजी में भी है। ये राजीव मल्होत्रा और विजया विश्वनाथन जो हैं उनकी पुस्तक आई थी पिछले वर्ष फरवरी में, अंग्रेजी में, हु इज़ रेजिंग योर चिल्ड्रन। उसी का मैंने ये हिंदी अनुवाद करा है जिसका शीर्षक है बच्चे आपके संस्कार किसके। तो अभी जो हमारा सत्र है उसका विषय है कि युवा भारत के सपने। अब युवा भारत अगर सपने देख रहा है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उन सपनों में किस प्रकार से बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं। षड्यंत्र के तहत, षड्यंत्र करके बाधाएं उत्पन्न करी जाती हैं। जैसे इस पुस्तक में अगर आप इसका मुख पृष्ठ देखेंगे तो एक सर्प दिखाया गया है जिसमें विद्यालय के बच्चे और विश्वविद्यालय के भी, कॉलेज स्टूडेंट्स की भी बात है, वो प्रवेश कर रहे हैं। तो ये जो सर्प है ये हमने एक रूपक के तौर पर लिया है। भागवत पुराण में एक कथा आती है अघासुर नामक एक असुर की। तो अघासुर जो था उसने कंस के कहने पर जो वृंदावन के जो ग्वाल बालक थे उनका नाश करने के लिए उसने क्या करा, अपने आप को एक वो सर्प था, उसने अपना मुंह खोल लिया और उसने अपने आप को एक मोहक गुफा के रूप में परिवर्तित कर लिया। उसका उद्देश्य था कि इसको देखकर, इससे आकर्षित होके जो ग्वाल बालक हैं वो आएंगे और मैं उनको खा जाऊंगा। अब ये रूपक ये दर्शाता है कि इसी प्रकार की जो अघासुर रूपी शक्तियां हैं वो आज भी कार्य कर रही हैं। समय बदल जाता है पर शक्तियां रहती हैं, तो इसलिए हमें उनसे सतर्क होने की आवश्यकता है। तो इस पुस्तक में इसी बात की चर्चा करिए कि वो शक्तियां क्या हैं, किस प्रकार की फिलॉसफी, दर्शन जो है वो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, क्या एजुकेशन सिस्टम में चीज़ें लाई जा रही हैं जो भारतीय सभ्यता संस्कृति से जिनका कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं कुछ एक विषय इसमें थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा। जैसे आजकल एक यूनेस्को द्वारा एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्होंने महत्वपूर्ण एक शिक्षा प्रणाली जो है इसको थोप रहे हैं पूरे विश्व के ऊपर, जिसको ये इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन, व्यापक यौन शिक्षा। ये हिंदी में अनुवाद मुझे नहीं करना चाहिए, परंतु क्योंकि हमारे ऐसे व्यापक यौन शिक्षा इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है। तो कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन में दो बातें हैं, और ये अभी जो सुबह सत्र हो रहा था उसमें चर्चा हो रही थी कि अमेरिका में कैसे परिवार टूट रहे हैं, लोग विवाह नहीं कर रहे, फादरलेस नेशन है। तो अमेरिका में देखिए क्या हालत हो रही है। तो वही चीज़ इसमें भी बताई गई कि उसके कारण क्या हैं।
देखिए, हमने रोग तो देख लिया कि ये रोग है, पर रोग के पीछे का जब तक कारण नहीं देखेंगे तो निवारण कैसे होगा? तो रोग के पीछे का कारण भी देखना आवश्यक है। तो रोग के बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगा, क्योंकि देखिए दर्शन जानना बहुत आवश्यक है। अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो एक बहुत फेमस फिलोसोफर हुआ था, रोमन फिलोसोफर प्लेटो, जिसको अफलातून हम कहते हैं। अफलातून एक शब्द बन गया है कि बहुत ही विद्वान व्यक्ति होता है, उसको कहते हैं भाई आप तो अफलातून हो। तो प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी थी, द रिपब्लिक। द रिपब्लिक में प्लेटो ने इस विषय पर चर्चा करी थी कि एक आइडियल सिटी क्या होना चाहिए, एक आदर्श जो नगर है वो कैसा होना चाहिए। तो अगर आप वो पढ़ेंगे तो उसमें उसने लिखा है कि एक आइडियल सिटी में कोई विवाहित नहीं होगा, कौन किसका बेटा है, कौन किसकी पुत्र है पुत्री है पता नहीं होगा, कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, ठीक है। और जो शासन तंत्र है, जो भी बच्चे जन्म लेंगे, शासन तंत्र ही उनका पालन पोषण करेगा, क्योंकि कोई विवाह नहीं कर रहा है, कोई फैमिली नहीं है, कोई परिवार नहीं है, तो कौन किसका पुत्र है पुत्री है किसी को नहीं पता। तो इस प्रकार की कल्पना प्लेटो ने लगभग 2000 वर्षों से भी पहले अपने पुस्तक में करी थी। तो ये क्रम वेस्ट में चलता है। अब यहाँ पर मार्क्स की मैं बात करूँ तो मार्क्सवाद जो है, मार्क्सवाद का भी यही सिद्धांत है। मार्क्सवाद कहता है कि निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट ओन्ड होना चाहिए, सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट करे, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, निजी संपत्ति ना हो। अब निजी संपत्ति को अगर तोड़ना है तो सबसे सरल तरीका है कि आप परिवार को तोड़ दो। भाई निजी संपत्ति, जो माता पिता होते हैं वो अपनी निजी संपत्ति अपने जो पुत्र होते हैं, अपने बच्चे होते हैं, उनको देते हैं। तो निजी संपत्ति का अगर आपको नाश करना है तो आप परिवार का नाश कर दो, कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, किसी को पता ही नहीं है, जैसे मैंने बताया प्लेटो की जो कल्पना थी। तो ये मार्क्सवाद का जो सिद्धांत है ये अभी भी चल रहा है। अब इसका परिवर्तन हो गया, जैसे राजीव जी की पुस्तकें, एक पुस्तक आई थी ब्रेकिंग इंडिया, भारत विखंडन, जिसमें उन्होंने चर्चा करी थी कि किस प्रकार से माओवादी और मिशनरीज जो हैं वो भारत के विखंडन के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। उसके बाद ये लगभग 10 वर्ष पूर्व ये पुस्तक आई थी। अभी 3-4 वर्ष पूर्व उनकी एक और पुस्तक आई थी, स्नेक्स इन द गंगा, विच इज़ लाइक ब्रेकिंग इंडिया 2.0। उसमें चर्चा करी थी कि किस प्रकार से कुछ उद्योगपति भारत के, जो अमेरिका के जो विश्वविद्यालय हैं जैसे हार्वर्ड हो गया और भी जो आईवी लीग्स हैं, उनके साथ मिलकर यहाँ के विश्वविद्यालयों में गड़बड़ करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो हम बहुत सारे हम देखते हैं आंदोलन हो रहे हैं, उसके पीछे ये उसमें उल्लेख करा गया था कि क्या कौन लोग कर रहे हैं, क्या चल रहा है, ये क्या फिलॉसफी है। तो स्नेक्स इन द गंगा एक पुस्तक आई थी जिसका हिंदी अनुवाद भी अभी कुछ जल्दी ही आने वाला है। अब ये जो पुस्तक है, दिस इज ब्रेकिंग इंडिया 3.0। इसमें बताया गया कि किस प्रकार से एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन सिस्टम में भी ये जो वायरस है मार्क्सिज्म का, ये म्यूटेट होकर आ गया है, जिसको हम आज की भाषा में वोकिज्म कह रहे हैं। आपने देखा होगा वोकिज्म बहुत पॉपुलर हो रहा है। अब वोकिज्म में भी समस्या क्या है, वो सारी आइडेंटिटीज को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो जेंडर आइडेंटिटीज को भी वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। जैसे अमेरिका में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर कोई 5 साल का बच्चा, 5 साल का या 6 साल का, 8 साल का, हर जगह थोड़ा अलग अलग लॉ है, वो कह दे, कोई लड़का कह दे कि मैं लड़की हूँ, मैं अपने आप को आत्मा तक पहुँच जाते हैं कि मेरा शरीर जो है वो लड़के का है, परंतु मेरी आत्मा लड़की की है, इसलिए मैं अपने आप को आज से लड़की मानूंगा। ठीक है, तो ये अमेरिका में प्रॉब्लम है, उसके ऐसे जेंडर डिस्फोरिया इन्होंने उसको नाम दिया है। तो अगर ऐसा कोई बालक है, कोई बच्चा है, अब आप देखिए 5 साल की उम्र में कौन ऐसा बच्चा होता है जिसको ये सारी चीज़ें पता होती हैं। तो उसको उसके पेरेंट्स जो हैं, उसके पेरेंट्स उसमें कुछ नहीं कर सकते, स्कूल वाले ही अपने आप उसको प्यूबर्टी ब्लॉकर्स दे सकते हैं। प्यूबर्टी ब्लॉकर्स होते हैं कि वो जब 11 साल का होगा तो उसको दवाइयाँ देना शुरू कर देंगे ताकि उसके जो बायोलॉजिकल जो हमारे चेंजेस होते हैं हमारे शरीर में वो ना हो। लड़का है तो उसकी दाढ़ी मूछ नहीं आएगी, वो बिल्कुल लड़की जैसा दिखने लग जाएगा, उसका और विकास नहीं होगा। और फिर आगे जाके जब वो 18 वर्ष से अधिक का हो जाएगा तो उसको जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी भी वो करवा सकते हैं, सरकार ही करना उसको हेल्प करेगी, और वो सर्जरी के 3-4 साल बाद ऐसे लोग मर जाते हैं। तो देखिए ये इतना डेंजरस चीज़ है। अब इसमें कॉम्प्रिहेंसिव, मैं यूनेस्को और CAC की जो मैंने बात करी, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो सबको यहाँ पे समझने की आवश्यकता है। पहली बात, वो कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं 3 साल की उम्र से ही दे आर सेक्सुअल बीइंग्स, मतलब उनके अंदर
यौन क्रियाएं जो है ना, यौन इच्छाएं उनके अंदर 3 वर्ष की आयु से ही हो जाती हैं। पहली बात तो ये, इसलिए उनको यौन शिक्षा देना आवश्यक है 3 साल की उम्र से। तो उनको चुंबन करना, आलिंगन करना और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ये यूनेस्को के डॉक्यूमेंट से मैं आपको बता रहा हूँ। ये अगर आप जाएंगे यूनेस्को में जाके आप ये उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन में वो उन्होंने एज निर्धारित कर रखी है, और ये लागू भी हो गया है यूरोप में, अमेरिका में लागू भी कर रहे हैं ये चीजें। तो 3 वर्ष की आयु से, बिकॉज दे आर सेक्सुअल बीइंग्स, तो उनको यौन शिक्षा हमें देनी है और इस तरह की बातें उनको बतानी है। दूसरा, सीएससी कहती है कि आपका राइट है, सेक्सुअल राइट इज अ ह्यूमन राइट। यौन अधिकार जो है वो मौलिक मानव अधिकार है। तो इसलिए अगर कोई पेरेंट उस पर ऑब्जेक्शन उठाता है, आपत्ति करता है, जैसा मैंने बताया स्कूल के बच्चे के लिए, तो उसमें उसको जेल में बंद कर देंगे। अमेरिका में उसको जेल हो जाती है। अब थोड़ा चेंजेस आए हैं, पर मैं जब जो बाइडेन के टाइम पे जेल हो जाती थी, कनाडा में भी ऐसा ही है। तो ये सारी बातें जो हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये अमेरिका यूरोप में हो रही हैं। अभी रिसेंटली एनसीईआरटी के मैनुअल्स में भी बहुत ट्विटर पे और इस पे चर्चा हो रही थी। उन्होंने डिफाइन करा है कि हाउ इज जेंडर डिफरेंट फ्रॉम सेक्स। सो जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, कि आप मतलब जो आपका जो बायोलॉजिकल सेक्स है, जो आपका शरीर है, वो जरूरी नहीं आपके जेंडर से मेल खाए, मतलब आप कुछ भी हो सकते हो। उन्होंने 73 जेंडर, जब ये पुस्तक लिखी गई थी तो 73 जेंडर्स थे उस समय। आप इमेजिन करिए, केवल लड़का लड़की नहीं, 73, और वो बढ़ते रहते हैं। अभी पता नहीं, हो सकता है 100 से भी आगे बढ़ गए हों। तो ये चीज़ें हमें समझने की आवश्यकता है। मैं क्यों बता रहा हूँ ये? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ये जो परिवार टूटने की बात हो रही थी अभी सुबह, फैमिली नहीं है, फादर नहीं है, अब आप मुझे बताइए, इस प्रकार की शिक्षा अगर बच्चों को दी जाएगी, इस प्रकार से लड़के लड़के का विवाह करा जाएगा, लड़की लड़की का विवाह करा जाएगा, तो हम आ गए ना मार्क्सवाद के सिद्धांत पर कि फैमिली को तोड़ना है। तो देखिए, ये बहुत ही चालाकी से कार्य करते हैं। अब फैमिली को तोड़, और भारत में ये इसलिए इनकी वो रहती है, षड्यंत्र करने की बहुत ही इच्छा रहती है, क्योंकि भारत, जैसे बताया आपने, अभी आपने बात करी कि भारत में कितने बड़ी संख्या में युवा हैं, और बहुत ही हमारे युवा वर्ग जो है बड़ी संख्या में। सबसे पहली चीज, चीन में ये नहीं करते। चीन में इसलिए नहीं करते क्योंकि चीन में करना इतना आसान नहीं हो पाता। चाइनीज लोग अपनी भाषा में करते हैं, पूरा अंग्रेजी का इतना प्रचलन नहीं है वहाँ पे। चाइनीज में रहेगा तो इनके आधे से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स तो ट्रांसलेट ही नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है और इसके प्रति सतर्क रहना है। ये पुस्तक में इस बात की चर्चा हुई है कि ये सारी बातें ही हमें अपने जो युवा भारत के सपने हैं उससे दूर करेंगी। जी जी जी। तो आपने उन सारी विखंडनकारी शक्तियों के बारे में हम लोगों को अवगत कराया। तो मुझे लगता है कि ये इतिहास से यही चला आ रहा है। हम अगर देखें अपने अतीत के जितने भी युवा वर्ग हुए, हमने कई आंदोलन देखे, कई क्रांतियाँ देखी। अगर हम शुरुआत करें रिसेंटली 200 साल 150 साल जाए, सन 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम देख लें। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़े स्वतंत्र भारत में। हमारे पास इमरजेंसी की एक पीड़ा हमारे उस समय के युवा वर्ग ने झेली। उसके बाद मंडल कमंडल आंदोलन, और सबसे बड़ा आंदोलन जो राम जन्मभूमि आंदोलन जो हुआ, अपने आप में जो एक सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक आंदोलन बना। हमारे युवा ने इस तरह की क्रांतियाँ भी करी। तो विखंडनकारी शक्तियाँ तो लगातार काम करती ही आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि अब हम, जैसे हम लोग पास देख चुके हैं, तो हम उन सबसे अतीत से क्या सीखें, उनकी क्या स्ट्रेंथ सीखें, उनकी क्या कमजोरियाँ रह गई है कि सीखें, ताकि हम अपने सपनों को साकार करते हुए आगे बढ़ें। और ये शक्ति आती रहेगी, आसुरी शक्ति आती रहेगी, मगर हम अपने पथ पर रेडी होकर अपने सपनों को साकार करते चले। आप उसमें क्या सोल्यूशन देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है, मैं क्यों कार्य कर रहा हूँ। मैं तो अपने आराम से अमेरिका में सेटल हो जाऊँ। कार्य इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बात ये है कि जब तक हम सतर्क नहीं होंगे, जब तक, जैसे मैंने बताया, हमें रोग है उसका कारण नहीं पता, तो निवारण कैसे होगा। तो हर युवा से मेरा ये अनुरोध है, मेरी बहुत ही उससे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि सतर्क रहें। हम आँख मूंद के, ठीक है, जैसे वो इंग्लिश में कहते हैं ना, ऑस्ट्रिच जो है वो सैंड के अंदर अपना हेड डाल देगा, तो उससे बचाव नहीं होगा। हमें सतर्क रहना है, हमें देखना है कि इन जो चीज़ें हो रही हैं इसके पीछे दर्शन क्या चलता है। देखिए, आपको मैं एक उदाहरण से बताता हूँ। जैसे मार्क्सवाद में हमेशा एक डाइकोटमी रहती है, द्विभाजन रहता है, ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड।
तो एक कोई सोसाइटी में हमेशा एक ऑप्रेसर होता है, शोषणकर्ता, और एक होता है ऑप्रेस्ड, जो जिसका शोषण हो रहा है, जिसका उत्पीड़न हो रहा है। ये हमेशा इस डाइकोटमी में काम करते हैं। ये कौन ऑप्रेसर है कौन ऑप्रेस्ड है, ये समय समय में परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, जैसे जब फेमिनिज्म की मूवमेंट 1920 से शुरू हुई थी अमेरिका में, एक मिनी स्कर्ट मूवमेंट हुई थी, इसमें कहा था कि महिलाओं को मिनी स्कर्ट पहननी चाहिए, बहुत पॉपुलर हुई थी अमेरिका में। यूरोपियन और अमेरिकन लोग जो आज हम देखते हैं वो उनका कल्चर नहीं था, वो अब करा है इन्होंने 100 वर्षों में, वो भारत में भी करना चाह रहे हैं। तो ये उस समय ऑप्रेसर था पुरुष और ऑप्रेस थी स्त्रियां। ठीक है, उससे भी पहले जाओगे तो नेचर था, वो ऑप्रेसर था, ऑप्रेस था पूरी ह्यूमन सोसाइटी, तो नेचर का नाश करा। फिर इन्होंने, जैसा मैंने बताया, फेमिनिज्म की मूवमेंट आई, तो इन्होंने वहाँ की महिलाओं का इतना बुरा हाल कर दिया, 50% से ज़्यादा, 60% से ज़्यादा लोग वहाँ डिप्रेशन में, यंग लोग। ठीक है, और उनमें महिलाओं की संख्या ही अधिक है। तो पहले अब ये आया, उसके बाद इन्होंने क्या करा, परिवार में आ गए, परिवार को तोड़ना है। तो अब ऑप्रेसर कौन हो गया, नॉर्मल जो हमारी सभ्यता संस्कृति है वो ऑप्रेसर हो गई, और ऑप्रेस्ड कौन है, वो ऑप्रेस्ड वो वर्ग है, जैसा मैंने बताया, जिसको ये LGBTQ वोक और ये सब नाम दे रहे हैं। जो लड़का अगर कह रहा है कि भाई मैं लड़की हूँ, तो और उसके माता पिता ने कहा बेटा ऐसे नहीं है ना, तू लड़का ही है, तो पिता जो है और माता है वो हो गए ऑप्रेसर। ठीक है, वो शोषण कर रहे हैं। और जो वो बच्चा है 3 साल का, जिसको 5 साल का, जिसको बिल्कुल बुद्धि भी नहीं है इन सब बातों में, वो हो गया ऑप्रेस्ड। तो हमेशा युवा वर्ग को ये ध्यान रखना है कि उनके दर्शन का पूर्व पक्ष, जिसको राजीव जी भी कहते हैं, पूर्व पक्ष करना, पूर्व पक्ष एनालिसिस, जो पूर्व पक्ष है उसका अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। इसी कारण ये पुस्तक लिखी गई है कि हमने अध्ययन करके ये लिखा है कि भाई ये चाहते क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। तो युवाओं से भी मेरे ये अनुरोध है कि आप लोग भी, ये लोग इतने पेपर्स पब्लिश करते हैं, इतनी रिसर्च करते हैं, हमारा जो इतना बड़ा इतना अच्छा विश्वविद्यालय, हमें भी रिसर्च करनी चाहिए अपनी सभ्यता और संस्कृति के। जो इन्फिनिटी फाउंडेशन है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपैरेटिव स्टडीज करता है सिविलाइजेशंस के ऊपर। हम लोग हर विषय को एक धर्म की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, और जो पश्चिमी है वो अपने जो भी उनका दर्शन है उनके लिए बहुत अच्छा स्वागत है, उनको वो करना चाहिए, पर हमें अपने समाज को अपनी दृष्टि से देखना चाहिए। तो ये युवाओं से भी मेरा अनुरोध है, यहाँ पे जो PhD कर रहे हैं, आप अपने समाज को अपने धार्मिक दृष्टि से देखिए और फिर पेपर्स पब्लिश करिए, रिसर्च करिए। ये एक मेरा अनुरोध रहेगा, युवा वर्ग को करना बहुत आवश्यक है। ये नहीं करेंगे तो फिर मैंने कहा कि ये शक्तियाँ, ऐसा नहीं है कि ये शक्तियाँ जो है ये चली जाएंगी अगर हम इनको नज़रअंदाज करेंगे, अनदेखा करेंगे। मुझे लगता है कि जैसे आपने बोला कि धर्म को आधार रख के या संस्कृति को आधार रख के, अगर हम एक ब्रीज ऑफ एयर देखें कि एक जो सकारात्मक एक वातावरण भी बन रहा है देश में, कि युवा सतर्क है और वो अपना चयन सोच समझ के कर रहा है। अगर आप ध्यान दें तो अयोध्या जी का फिर से मैं उदाहरण लेता हूँ कि विगत 2-3 वर्षों में करीब 50 करोड़ तीर्थाटन हुए, तीर्थ यात्री वहाँ पहुँचे हैं। तो केवल शरीर से वृद्ध लोग तो गए नहीं होंगे, है ना, काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ युवा पहुँच रहा है। आजकल आपने अगर सुना होगा कि भजन क्लबिंग चल रही है, जैमिंग चल रही है, और उसमें बहुत ज़्यादा तूल पकड़ लिया है। मतलब तो वो भी एक सकारात्मक संकेत आप देखते हैं कि युवा सजग है, वो काम भी करना चाहता है, मगर अपनी धर्म और सभ्यता को भी पकड़े रखना चाहता है। देखिए, जो आपने बात कही इसमें मेरे जो विचार हैं थोड़े मिले जुले हैं। देखिए, ये जो आप क्लबिंग की बात कर रहे हैं, अगर हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए नहीं हैं, एक हमारा राजीव जी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण एक विचार है, कॉन्सेप्ट है, डाइजेशन मतलब जो भी डोमिनेंट सिविलाइजेशन होता है वो हमेशा जो वीक सिविलाइजेशन होता है उसको डाइजेस्ट कर लेता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप देखेंगे, हिस्ट्री राइटिंग की मैं बात करूंगा क्योंकि हिस्ट्री पे भी मैंने काफ़ी रिसर्च करी है। जो अभी बता रहे थे 10 हेड्स ऑफ रावणा, वो उसमें रोमिला थापर जो है उनका अध्ययन करा है। तो ये क्या करते हैं, हिस्ट्री राइटिंग की मैं अगर बात करूं तो हमारे, जब आप देखोगे जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए और उन्होंने इंडियन हिस्ट्री लिखना शुरू करी अपने तरीके से, तो उन्होंने बहुत कुछ बातें जो थी क्रोनोलॉजी बनाने के लिए पुराणों को देखा, उन्होंने हमारे जो और शास्त्र थे, ग्रंथ थे, उनको देखा, और उसके आधार पर ही उन्होंने भारत का जो इंग्लिश में इतने सारे जो ऑथर्स हुए थे, हिस्टोरियंस हुए थे, ब्रिटिश हिस्टोरियंस, उन्होंने अपनी हिस्ट्री लिखी।
लेकिन उन्होंने क्या करा, जो चीज़ उनको चाहिए थी वो ले ली, और उसके बाद जो उनको लग रहा था कि भाई ये भगवान की बात कर रहे हैं, ईश्वर की, ये सब हमारे काम का नहीं है, क्योंकि उनका अलग वो धर्म को मानते थे, तो उन्होंने उस सबको गाली देना, अब्यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ये जो भी डोमिनेंट सिविलाइजेशन है तो क्या करता है, वो अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो हमसे ग्रहण कर लेता है, और जो उनके काम की चीज़ नहीं होती वो उठा के फेंक देता है। ये केवल हिस्ट्री राइटिंग में नहीं, ये मैथमेटिक्स में भी हुआ है, साइंस में भी हुआ है, लिंग्विस्टिक्स में भी हुआ है, और अभी हो रहा है। इस पर भी मैं थोड़ा बाद में चर्चा करूंगा कि क्या क्या युवा कर सकते हैं भविष्य में। तो ये हर फील्ड में अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं पास्ट में हुआ था और अब नहीं होता। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट डाइजेशन का, अभी ये क्लबिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये है वेस्टर्न। तो आप भजन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जैसे वो रील कल्चर को जो आज हम देख रहे हैं, ये ना हो कि फिर भजन के नाम पर वहाँ पे एक है ना भद्दा वो शुरू हो जाए, आप समझ रहे हैं। तो अगर हम अपनी सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए हैं, युवा जो है हमारे, तब तो नहीं होगा, और अगर हम जुड़े हुए नहीं हैं तो फिर ये विकृत रूप धारण कर सकता है। तो ये इसमें भी सतर्क रहने की जरूरत है। पॉपुलराइज करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसका जो वास्तविक रूप है उसका ही नाश कर दें, फिर वहाँ पे सब डिस्को कर रहे हैं और ना मतलब उसमें गलत चीज़ें भी हो रही हैं। तो ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ये होता है, पहले भी हुआ है, आगे भी हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आप अब थोड़ा सा प्रश्न में युवा से जुड़े रोजगार या उसके एस्पिरेशंस पे बात करने की कोशिश करता हूँ। आप खुद एक आईआईटी ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अगर हम देखें कि पिछले 30-35 सालों में भारत ने आईटी में एक अपिश ग्राफ रहा है पूरा। बहुत रोजगार दिए हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग आर्थिक रूप से संपन्न बना है, और उसका कास्केडिंग इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पे पड़ा है। मगर अब जब समय ऐसा आ गया है कि एआई ने कदम बढ़ा दिए हैं और वैश्विक परिस्थितियां कुछ ऐसी है कि शायद अब आईटी का जो हम अगर बात करें तो आईटी का एक पीक आ चुका है और हम एक डाउनवर्ड स्लोप की तरफ है। हमने देखा कि पिछले 30-35 सालों में हमारा पूरा टैलेंट इसी क्षेत्र में मतलब रोजगार की तरफ पीछे पड़ गया था, और ऑब्वियसली उसके कारण भी थे। मगर अब चूंकि समय बदल रहा है और भारत सर्विस क्षेत्र से भी आगे जाना चाह रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाह रहा है, एग्रीकल्चर में अच्छा करना चाह रहा है, तो क्या आपको लगता है कि अब पिवट करना चाहिए हमारे युवा को, कि हम अन्य क्षेत्रों को, अन्य अवसरों को ढूंढने का प्रयास शुरू करें या तेज़ी से करें? क्योंकि अगर देखा कि स्टार्टअप, अगर आप से 10 साल 11 साल पहले देखें तो स्टार्टअप की संख्या कुछ गिनी चुनी होती थी, अब शायद वो हज़ारों या लाखों में भी पहुंच रहा है। अगर मैं आंकड़े मेरे को अभी एकदम ध्यान नहीं आ रहे, बट काफ़ी तेज़ी से हमारा युवा वर्ग एस्पिरेशनल होके उस दिशा में काफ़ी काम कर रहा है। तो आपको एज अ टेक्नोक्रेट आप इस बारे में अगर कुछ विचार अपने रखना चाहिए? देखिए, मेरे 2-3 विचार हैं इसमें। एक तो आपने आईटी बूम की बात करी, तो अगर आप स्टडी करें, इसमें एक राजीव जी की पुस्तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर, जिसका मैं हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ, वो कुछ वर्षों पूर्व आई थी। आईटी बूम जब था तो देखिए हम उसको बहुत हाईलाइट करते हैं, पर हमने उससे कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं उठाया। अगर आप इंडिया और चाइना का कंपैरिजन करें, क्या करा हमने, हम लोग केवल रोजगार ही करते रहे, नौकरी करते रहे हम। और नौकरी देखिए, कैपिटल ओन कौन करता है? जो कोई व्यक्ति अगर इंजीनियर जो है वो गूगल में काम कर रहा है, फेसबुक में काम कर रहा है, एप्पल में काम कर रहा है, वो मैं उससे हूँ तो शेल में काम कर रहा है, ब्रिटिश पेट्रोलियम, इस तरह की बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, फाइनेंस में हैं, तो उनको ओन कौन करता है? ओन तो विदेशी कर रहे हैं। तो आईटी इंडस्ट्री में भी हमने अपना कुछ खड़ा नहीं करा, जो चाइना ने कर लिया। चाइना आज एआई के क्षेत्र में अमेरिका से आगे है, वो छुपाते हैं पर वो अमेरिका से आगे चले गए। वहाँ पे आपको एयरपोर्ट्स पे रोबोट्स मिलेंगे, या चाइनीज, बहुत सारे चाइनीज एयरपोर्ट्स आप देखोगे, कुछ तो बहुत विश्व में सबसे कुछ अच्छे एयरपोर्ट्स जो हैं वो चाइना में। तो एआई के क्षेत्र में चाइना आगे बढ़ गया। कैसे बढ़ा कि चाइना ने भी जो आउटसोर्सिंग होती थी, होता क्या था, आईटी इंडस्ट्री में यहाँ बैठ के इन्फोसिस में काम करते थे और वहाँ पे बेचते थे। वो क्यों करते थे? क्योंकि यहाँ पे सस्ते में उनको रोजगार मतलब सस्ते में वो इतनी सैलरी नहीं देनी पड़ती है। वही इंजीनियर अगर ये अमेरिका में हायर करते, इनको बहुत महंगा पड़ता, तो इन्होंने आउटसोर्स कर दिया। इंडिया वाले जो है वो सस्ते में काम करते रहते थे। मैं क्यों बता रहा हूँ कि हमारे युवा को एंटरप्रेन्योर्स जो कहते हैं,
जो स्टार्टअप्स की आपने बात करी, तो हमारे युवाओं को कैपिटल ओन करना भी अब सीखना पड़ेगा। मतलब हम क्यों नहीं बनाते अपनी कंपनी? हम बस रोजगार के नौकरी करने के लिए, विदेशी कंपनियों के लिए? तो हमें भी, युवाओं से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि भाई आप भी बोल्ड बनिए, ठीक है, बहादुर बनिए आप लोग, और आप अपना स्टार्टअप चलाएं, शुरू करें, उसको बढ़ाएं। सरकार भी आपकी सहायता, मुझे ऐसा लग रहा है कि सहायता होती है, क्योंकि अगर हम नौकरी करते रहेंगे ना, तो ये जो कॉरपोरेशंस होते हैं, ये फिर जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सब कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम, कॉरपोरेशंस जो है वो अपनी आइडियोलॉजी भी थोपते हैं, और वो आइडियोलॉजी यही होती है, कभी मार्क्सिज्म, कभी वोकिज्म, जो भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो अगर हम कैपिटल को ओन नहीं करेंगे, हम कुछ अपने अपने बेसिस पे नहीं चलाएंगे, तो हम हमेशा नौकरी बने रहेंगे, सस्ते नौकर, सस्ते में काम करने वाले। तो युवाओं से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप भी ब्रेव बनिए, बोल्ड बनिए, आप एंटरप्रेन्योर्स बनिए, अपने खुद के आप जो है रोजगार शुरू करिए, रोजगार देने वाले बनिए, रोजगार लेने वाले ना बने। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम भारत की वैश्विक भूमिका देखें, तो आगे आने वाले समय में जैसे हम बात कर रहे हैं विश्व बंधुत्व की या विश्व गुरु बनने की, तो उसमें युवा को एक बहुत बड़ा भूमिका निभानी पड़ेगी। तो उसमें एक आगे आने वाली जनरेशन में, अगर हम 2047 की बात करते हैं कि भारत विकसित भारत की बात करते हैं, तो एक आंकड़ा अगर निकाल के आए तो जीडीपी के तौर पे भी शायद 12-13% के आसपास हमको ग्रो करना पड़ेगा। तो एक तो वो पक्ष हुआ ही। दूसरा पक्ष है कि लीडरशिप। अभी लीडरशिप टेक्निकली या इकोनॉमिकली या कहीं दूसरे अन्य क्षेत्रों से भी लीडरशिप, हमारे लीडर फॉरेन में है, बट एक लीडरशिप की बयार यहाँ से भी चलना चाहिए। क्या हमको उनको नर्चर करना शुरू करना चाहिए? किस तरह से नर्चर कर सकते हैं ताकि आने वाले 20 वर्षों में हम एक आने वाली पीढ़ी के लिए आधार स्तंभ स्थापित कर पाए? देखिए, नर्चर करने का काम शुरू बचपन से ही होता है। वेस्टर्न तरीके से नर्चर करेंगे, देख अब इसमें दो बातें मैं कहूँगा। एक तो है हमारी वैदिक परंपरा, ठीक है, हमारे यहाँ पर क्या होता था, 4 आश्रम होते थे, 4 पुरुषार्थ होते थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। केवल काम ही हमारा पुरुषार्थ नहीं था, काम का भी हमें, जो काम को भी हम जो करते थे, तो वो धर्म पर आधारित होता था। ये सारे जो अन्य पुरुषार्थ हैं, ये धर्म पर आधारित होते थे। तो अगर वेस्ट में क्या है, काम ही एक पुरुषार्थ है, क्योंकि मटेरियलिज्म वहाँ पे बहुत पहले ही आ गया था। मार्क्सिज्म इज ऑल्सो मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी। तो उनका तो पुरुषार्थ काम ही है, तो वो उनको मुबारक, उनको जो करना है। लेकिन हमारा जो वैदिक परंपरा थी, उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम अपना जो बचपन से जो उनका बच्चों को बताना है, वो इसको आधार बना। काम क्या होता था, संयम से हमें मर्यादित रूप से काम जो इच्छा है उसको पूर्ति होती थी। जो वैदिक परंपरा थी उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम होता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में हम लोग ये सब चीज़ें भूलकर केवल शिक्षा ग्रहण करते थे। अब यहाँ पे वेस्ट में क्या कर रहे हैं, उनका बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। कैसे? उसको 3 साल के बच्चे को कह रहे हैं कि ना ये तू सेक्सुअल बीइंग है, और ना ये ऐसे चुंबन कर, ऐसे आलिंगन कर। तो ये सब ना इस तरह की बातें हो रही हैं। तो इनका अगर हम आधार बनाएंगे तो फिर क्या होगा, इस तरह के आपको ना जैसा अमेरिका में हो रहा वैसा होगा। लेकिन हम अपनी वैदिक परंपरा को आधार बनाएंगे तो काम के लिए गृहस्थ आश्रम था, ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। एक अच्छा, आपने जो लीडरशिप की बात करी, एक अच्छा लीडर तभी बनता है जब वो व्यक्ति अपने अंदर संयम लाता है, नियंत्रण लाता है, ठीक है। जब तक मन पे नियंत्रण नहीं होगा, संयम नहीं होगा, कोई अच्छा लीडर नहीं बन सकता, कोई अच्छा शासक नहीं बन सकता। उसको अगर आप कह दोगे कि कल आज तो अच्छा, ये फ्लूइड भी है जेंडर, आज तो लड़का है कल तो लड़की है, ये सब जो चल रहा है, अगर वो इन बातों में आ गए हमारे बच्चे, तब तो अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे। और अगर इन बातों में नहीं आए, अपने अंदर संयम रखा, वैदिक परंपरा से जुड़े रहे, हमारी जो आश्रम है, जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, उसके अनुसार उन्होंने पालन करा, तब अच्छे लीडर बन पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो समय हमारा पूरा होने की ओर है, तो एक अंतिम प्रश्न पूछ के हम लोग अपने ऑडियंस की तरफ चलेंगे। तो अगर अब जैसे सत्र का मुख्य बिंदु को फिर से आता हूँ कि युवाओं को सपने देखने और सपनों को साकार करने के लिए किन किन तरीकों या किन प्रेरणाओं को अपनाना चाहिए, अगर आप थोड़ा सा इस पर विचार व्यक्त करें ताकि हमारे युवा
प्रेरणा का तो मैंने जैसे अभी आपका जो पहला प्रश्न था उसी में मैंने बता दिया, जो भी प्रेरणा के जो स्रोत हैं वो हमारे धर्म के आधार पर, हमारे जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसके आधार पर होने चाहिए। हमारे अगर प्रेरणा के स्रोत जो है वो बाहर होंगे तो फिर समस्या होगी। एक आप कोई प्रश्न पूछ रहे थे फूड रिलेटेड भी, आप अभी जब हमारी चर्चा चल रही थी एग्रीकल्चर। हाँ, तो वो भी आप पूछ सकते हैं क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो एग्रीकल्चर जैसे हम लोग जब चर्चा कर रहे थे आपस में बैठ के ऑफलाइन, तो नेक्स्ट ऑयल जो है वो फूड होगा। जो हम वैश्विक पटल की जो गतिविधियां चल रही है जिस हिसाब से कई तरह के फोर्सेस उस पर काम कर रहे हैं, तो एक जैसे अभी यूएस के साथ भी हमारा डील इसलिए स्टॉल्ड है, इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि हम अपने किसानों का और अपनी जनता का हक को बचाना चाह रहे हैं, हमारी सरकार उसमें लगी हुई है। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कारी जो आप इस ओर इंगित कर रहे थे कि उस तरह की शक्तियाँ काम कर रही है, तो क्या हमें बढ़ चढ़कर फिर से एग्रीकल्चर की तरफ नहीं आना चाहिए? और चूँकि आने वाला ऑयल ही फूड है, उसकी तरफ हमको नहीं काम करना चाहिए? तो इसमें जो बात मैं आपको बता रहा था, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हैं, हमने बताया है कि कौन कर रहे हैं। यूनेस्को मैंने एक बोला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये ऐसे ही नहीं बाहर हुए हैं WHO से, उसके कुछ कारण हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ये इसी इन विचारधाराओं को ये यही थोपते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या फिर यूनेस्को के थ्रू। और भी कई हैं, जो ओपन सोर्स फाउंडेशन है जॉर्ज सोरोस का, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं। अब आप जो फूड की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जो स्वीडन है वहाँ पर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने एक ग्लोबल सीड वॉल्ट बना रखा है। एक आर्कटिक के पास जो एरिया है जहाँ पे टेम्परेचर हमेशा पूरे साल नेगेटिव में रहता है, वहाँ पर उन्होंने पूरे विश्व भर से जो बीज हैं उनको स्टोर कर रखा है कोल्ड फ्रीजर में ना, बिल्कुल सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। पूरे विश्व के लाखों बीज उन्होंने स्टोर कर रखे हैं। और दूसरी तरफ वही ये जो फाउंडर बिल गेट्स हैं, ये महोदय, ये क्या कर रहे हैं, ये 3D प्रिंटर से बर्गर बना रहे हैं। आपको पता होगा, ये कहते हैं कि फ्यूचर फूड्स जो होगा वो होंगे बग्स, कीड़ों का आटा, कीड़ों के आटे से रोटियां, पिज्ज़ा बनाएंगे ये लोग। इटली में पिछले वर्ष एक प्लांट भी खुला था आटा बनाने के लिए, इंसेक्ट से, बग से। तो ये क्लाउस श्वाब जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो हेड थे, अब तो नहीं रहे, उनका एक फेमस, उन्होंने डावोस में एक लाइन बोली थी, यू विल ईट बग्स एंड यू विल बी हैप्पी, यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। तो अब ये देखिए, मैं क्यों बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय इसलिए करना है क्योंकि फिर ये जो फ्यूचर फूड्स कह रहे हैं, ये फ्यूचर फूड्स को ज़बरदस्ती थोपेंगे। क्योंकि एग्रीकल्चर करने वाले जो है वो अपने, वो जो भी कृषि होते हैं, हमारे जो हमारे किसान होते हैं, ठीक है, वो सबसे, देखिए, शरीर को चलाने के लिए तो भोजन ही चाहिए, ठीक है। तो अगर हम अपना भोजन खुद हमें उपलब्ध हो जाता है तो हम स्वतंत्र रहेंगे। तो जो वो फूड सिक्योरिटी है, भोजन की जो स्वतंत्रता है, उसको भी नष्ट करना है। क्योंकि ये कीड़े मकोड़े और 3D प्रिंटर से बर्गर बना के, बिल गेट्स का वीडियो भी आया था, ये सारे केमिकल से केमिकल फूड्स हैं, ये अननेचुरल है, नेचुरल फूड्स नहीं है। तो ये थोपना चाह रहे हैं, इसीलिए इन्होंने वहाँ पे ग्लोबल सीड वॉल्ट बना रखा है, क्योंकि एग्रीकल्चर को ये खुद ही डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है, और फिर ये फ्यूचर फूड्स को थोपेंगे। और अगर कोई बात हो जाती है, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो इन्होंने वहाँ पे स्टोर कर रखे हैं ताकि एग्रीकल्चर को दोबारा लाया जाए। तो ये सारी भी वो विचारधारा ही है। इनको सारे जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, उसमें सारी फैमिली वैल्यूज, जो हमारा खान पान, पूरे सभ्यता संस्कृति का नाश करना है। तो एग्रीकल्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए क्योंकि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश ही है। हम लोग जो हैं, हमारा इतना प्यारा देश है कि हमारे देश में 3 सीजन हो जाते हैं कृषि के, ठीक है। आप वेस्ट में जाएंगे, अमेरिका में वो गर्मियों में उगा लेते हैं, सर्दियों में तो कुछ वहाँ पे खेती होती नहीं है। तो हमारा ऑलरेडी इंडिपेंडेंट कंट्री है, चाइना से भी आगे हैं हम कृषि के क्षेत्र में। दूध ले लें, गेहूँ ले लें, चावल ले लें, सब में हम आगे हैं, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यही होता है। तो इसलिए उसको डिस्ट्रॉय करना है। ये सारी विचारधारा इसीलिए लाई जाती है। क्या है, चाहते ये है कि जो युवा वर्ग है वो रील्स बनाए, वो वीडियो गेम खेले, वो लगा के गॉगल्स, और खाना खाना हो तो कीड़े मकोड़े खा ले। दिस इज व्हाट दे वांट, दिस इज द फ्यूचर दे वांट फॉर अस। सो वी शुड बी वेरी वेरी कंसर्न। और जो कृषि है उसको कभी नहीं त्यागना है, क्योंकि ये फ्यूचर फूड्स की जो मैं बात कर रहा हूँ बहुत सीरियस बात है। आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं, स्वालबार्ड नाम की एक छोटा सा टाउन है स्वीडन में,
जहाँ पे ग्लोबल सीड वॉल्ट बना रखा है इन लोगों ने। तो ये सारी अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी हम उसका प्रतिरोध कर पाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। समय हमारा पूरा हो रहा है, तो कुछ प्रश्न ले लिए जाए ऑडियंस से। हाँ, एक इस साइड। ये आपका माइक कर रहा है। हाँ जी, नमस्कार सर। मेरा सवाल ये है कि हमारे भारत में अंग्रेजों ने 200 साल के लिए राज किया है और उस दौरान हमारे संस्कृति का बहुत सारा हिस्सा हमसे दूर चला गया क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस हम पे था। अब जब हम बात करते हैं उसके पहले के समय की, तो हमारे पुराणों में अगर हम देखते हैं तो महाभारत, कृपया संक्षिप्त में प्रश्न पूछें। हाँ जी जी। शाकंडी का जो किरदार हमको देखने को मिलता है वो एक नर के रूप में पैदा हुए थे और वो जीते हैं एक नारी के रूप में, तो इसको देख रहे हैं हम। इसके अलावा जब हम खजुराहो के मंदिरों की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हमको जो आज के समय में जिसको हम LGBTQ बोलते हैं, सेम सेक्स रिलेशनशिप के वहाँ पे हमें डिपिक्शंस देखने को मिलते हैं। तो आज के समय में अगर हम ये कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमें इन्फ्लुएंस किया है इन सब चीज़ों के लिए, तो मेरा सवाल इन सबको देखते हुए ये आता है कि हमारा जो कल्चर था वही क्या वो लोग जान रहे हैं या फिर पहले की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं गलत है? मतलब इस पे मैं जानना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं। देखिए, एक तो आपने ये मैं कई बार सुनता हूँ कि भारत में तो कामसूत्र लिखी गई थी। क्या आपको पता है जो वात्स्यायन थे उन्होंने न्याय सूत्र पर भाष्य भी लिखा था? आपकी कोई युवा नहीं पढ़ता, वो तो पढ़ते नहीं है। और कामसूत्र जो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ मंदिरों में बने हुए हैं, देखिए वो तांत्रिक सिंबल्स हैं। आप उसको, हमारे उसमें 3 स्तर होते थे, एक तो आदि भौतिक, ठीक है, एक आध्यात्मिक, एक आदि दैविक, 3 स्तरों पे हम बात करते थे। तो अगर आप भौतिक रूप तक ही रहेंगे, शरीर तक ही आप सीमित रहेंगे, तो आपने उसकी बात को पूरी तरह से समझा नहीं। वो तांत्रिक सिंबल्स हैं, उनकी बहुत समय नहीं है, उसकी सिग्निफिकेंस में मैं नहीं जाऊँगा ज़्यादा, बट उनकी कुछ मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर किन्नरों की बात नहीं कर रहा जो आप कह रहे हैं। ट्रांसजेंडर्स जो है उसकी अगर आप डेफिनेशन देखोगे, ट्रांसजेंडर का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जो है वो जन्म लिया है, किसी उसने बायोलॉजिकल सेक्स है उसका, और उसके बाद उसको ब्रेन वॉश करके, आप बताइए 4 साल के 5 साल के बच्चे को जेंडर क्या होता है, सेक्स क्या होता है, ये पता होता है। और अगर किसी को करना है तो करे, मुबारक उसको। बट आप ये क्यों बता रहे हो कि यही सबसे अच्छी चीज़ है करने की और यही करना चाहिए? ये प्रोपेगेंडा होता है। ये क्या होता है, देखिए डार्विन की एक थ्योरी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। तो ये उसी थ्योरी पे काम कर रहे हैं कि जो मूर्ख लोग होंगे वो इस प्रोपेगेंडा में आएंगे, कर लो भाई, गे मैरिज करनी है तो हु इज स्टॉपिंग यू, कर लो। 2 लड़के करेंगे, दोनों के वंश का नाश होगा, 2 लड़कियां करेंगी, दोनों के वंश का नाश होगा, ठीक है। दे आर काउंटिंग ऑन यू। वो देख रहे हैं कि कौन मूर्ख लोग हैं सोसाइटी में, हु आर नॉट फिट टू सर्वाइव, ठीक है। और वो इस प्रोपेगेंडा में आएंगे और अपना नाश कर लेंगे। ये जो पूरी की पूरी यूजेनिक्स मूवमेंट के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। यूजेनिक्स मूवमेंट जो थी वो 1910 के अराउंड शुरू हुई थी। यूजेनिक्स का सिद्धांत ही ये था कि पूरे जो समाज होता है उसमें हर व्यक्ति को, मूर्ख व्यक्ति को अधिकार नहीं होना चाहिए बच्चे को जन्म देने के लिए। तो वो डिसाइड करना चाह रहे थे कि भाई हम लोग डिसाइड करेंगे, ये जो यूजेनिसिस्ट थे, और ये यूजेनिसिस्ट ही हैं बहुत सारे इसके पीछे आज भी रूप बदल जाए। यूजेनिक्स पर हिटलर के समय पर जब नाजीवाद आया और ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने फिर बैन लगा दिया ऊपरी तौर पर, बट ये नाम बदल कर फिर आ गए, प्लान्ड पेरेंटहुड करेंगे, अब वही यूजेनिक्स जो है प्लान्ड पेरेंटहुड हो गया। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये दे आर काउंटिंग ऑन यू, जिसको करना है वो करे, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन पॉइंट है कि आप ये क्यों बता रहे हैं 3 साल के बच्चे को कि यही चीज़ करनी अच्छी होती है, यही ट्रेंड है, यही करना चाहिए, दैट इज द प्रॉब्लम। आप उसका ब्रेन वॉश कर रहे हो, वो अपने आप डिसाइड कर लेगा अगर जब वो बड़ा होगा। आप उसकी जेंडर सर्जरी क्यों करना चाह रहे हो? आपको पता है या भारत में भी शुरू हुआ था सोशल जस्टिस में कि 5 लाख तक का हम लोग ना लोन देंगे किसी को जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी करानी है। भाई क्यों दे रहे हो आप लोन किसी को? आप क्यों प्रमोट कर रहे हो उसको? तो ये चीज़ें समझने की हैं। जिसको करना है, देखिए हमारा बहुत लिबरल, हिंदू धर्म बहुत लिबरल रहा है, उदारवादी है हम, जिसको करना है करे, ठीक है। और ये आप जो खजुराहो की बात करते हैं, प्लीज डोंट
गो बाय व्हाट यू सी एट द फिजिकल लेवल। उसके बहुत डीपर मीनिंग्स होते हैं, जैसे मैंने कहा आध्यात्मिक स्तर पे भी मीनिंग होता है उसका, और आदिदैविक स्तर पे भी मीनिंग होता है, ठीक है, और भौतिक स्तर पर भी होता है। हम लोग मटीरियलिस्ट नहीं हैं, हम लोग केवल फिजिकल तक ही नहीं रहते हैं। उनका सिविलाइजेशन है वो केवल कोई भी अंग्रेज आएगा वो कहेगा वाओ सो ब्यूटीफुल लाइक कामा सूत्रा, है ना, इस तरह से बातें करते हैं। उनको वो केवल फिजिकल तक ही देख रहे हैं उसको। तो ये चीज आपको समझने की है। इट्स ऑल अबाउट प्रोपेगेंडा। अगर किसी को करना है तो करे, बट उसको यही बेस्ट चीज है करने के लिए, ये ना बताए, और खासकर कि 3, 4, 5 साल के बच्चों को ना बताए। दैट इज द प्रॉब्लम, ये समस्या है। मेरा प्रश्न है कि भारत उदय के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मेक इन इंडिया की है, तो इससे स्थानीय समस्याओं का समाधान कैसे संभव है, आप ये बताइए, क्योंकि अधिकतर लोग विदेश गमन की ओर बढ़ रहे हैं। तो मेक इन इंडिया के जरिए पे कैसे यहीं पर रह जाएं और भारत का उन्नति की ओर अग्रसर हों, तो इस विषय पर आप थोड़ा सा अपने विचार दीजिए। देखिए, मेक इन इंडिया में मेक इन इंडिया का मतलब ये नहीं है कि विदेशी लोग आके यहाँ पे मेक करें। जैसा मैंने बताया, हमें एंटरप्रेन्योर्स बनना है। मेक इन इंडिया में ये भी ऐड होना चाहिए कि जो कंपनी बना रही है वो भी इंडियन हो। ऐसा ना हो कि एप्पल आके यहाँ पे बना रहा है, ठीक है, रोजगार मिलता है, बट इन द लॉन्ग रन आगे चल के हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग कैपिटल को भी ओन करें। ये ना करें कि एप्पल आ गई, यहाँ पे आईफोन बना दिया, बहुत अच्छी हो गई, हम लोग यहाँ पे उनके फ़ोन को असेंबल कर रहे हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है नहीं, कल को हम एप्पल का मन करेगा वो कहीं और दूसरे देश में चला जाएगा, इंडोनेशिया में चला जाएगा, मलेशिया में चला जाएगा, तो हम तो उनके ऊपर निर्भर रह गए ना। तो आत्मनिर्भर बनने का एक अर्थ ये भी होता है, नॉट जस्ट मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया थ्रू इंडियन कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट है।